क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे बच्चों को आईकेप का आईएएस 12 का पेपर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था सोल्यूशन। तो आपके भाई ने हमेशा की तरह आपकी मोहब्बत में एक छोटी सी वीडियो बना दी है आवाम के लिए। कॉन्क्रीट वीडियो ये, कंसिडरिंग के टाइम अभी कम है, तो आप कम से कम वक्त में इसको समझ लें। आईएएस 12 पिछली अटेम्प्ट का सवाल पढ़ते हैं। सवाल पढ़ने का तरीका: प्रिपेयर अ नोट ऑन सबसे रिक्वायरमेंट टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन एसेट फंड फॉर साल एंडेड 31 दिसंबर 2021 एंड अ रिकंसिलिएशन टू एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है। कंप्यूट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच डिफरेंस 31 दिसंबर 21। डेट्स आपने अंडरलाइन कर लिया, आपको अब पता चल गया क्या है। अब आते हैं, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम द preparing the disclosures related to taxation of surprise limited फॉर दिस साल एंडेड 31 दिसंबर 2021। अब सर, सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सर आसान खनानी आपकी मोहब्बत में आपको हमेशा सिखाते हैं हाउ टू पास एंड हैव ब्लास्ट। हाउ टू पास एंड हैव ब्लास्ट। तो आपकी मोहब्बत में सबसे पहले सर आसान ने ये किया आपको कि बता दिया। आप देखें, आपको पेपर में जब आइस का सवाल शुरू करना है तो फॉर्मेट बताना शुरू कर देना है। पहले कंप्यूटेशन ऑफ करंट टैक्स की रिक्वायरमेंट पढ़ के हेडिंग डाली, पीबीटी लिख दिया। इसी तरीके से डेफर टैक्स की वर्किंग की वो कर दी, हेडिंग डाल दी, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस टीटीडी डीटीडी डीटीएल डीटीए बना दी। सही है। रिकॉन की भी आपको पता है, टैक्सेशन का नोट भी बना दिया, मूवमेंट की भी बना दी और रिकॉन की भी बना दी कि टैक्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। और पहले ही सवाल पढ़ते 130 का 30% 39 आपने यहाँ पे लिख लिया। ये सब चीजें अब आपको इंशाल्लाह टाइम सेव करेंगी। बिल्कुल एंड मोमेंट में मैं आपको सिखा रहा हूँ हाउ टू हिट अ सिक्स। ठीक है जी, आ जाए। अब आगे आया, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम, सही है, अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर दिस साल एंडेड amounted to rupees 130 million. Tax depreciation exceeds accounting depreciation by 9 million and revaluation loss recognized against surplus is rupees 6 million. Under tax laws, revaluation is no effect, जो कि हमने क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है सर। अब आते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से ज्यादा है तो एक वर्किंग मैंने छोटी सी इसके लिए करके रखी हुई है। अब अज्यूम ये करें, अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 50 है तो टैक्स 59 है। तो अगर आप 50 को ऐड कराएं, 59 को लेस कराएं, बात उसके बाद आप ये है कि आप जो है 9 को 9 का इम्पैक्ट माइनस करने के 9 के डेप्रिसिएशन टैक्स वाला ज़्यादा अलाउ कर रहा है, तो हमने यही किया है। सही है सर। अगर आप गौर से देखें, हमने किया है एक्सेस ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन। ठीक है। फिर कह रहा है इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स इंटरेस्ट रिसीव बाय ₹12 मिलियन। रिसीट हमें 12 मिलियन की हुई है, इनकम हमें 12, रिसीट हमें जो है, सॉरी, सपोज करें जिस भी अमाउंट की हुई है 22 मिलियन की हुई है, तो हमें जो है इनकम 34 मिलियन की हुई है। इनकम 12 मिलियन से ज्यादा है। सिंपल अल्फाज में, टोटल 12 मिलियन जो आपने कमाया है वो आपको रिसीव नहीं हुआ, वो भी रिसीवेबल है। क्या कहा मैंने? फिर से सुनो। टोटल 12 मिलियन जो आपने कमाया है वो आपको, अगर आपने 10, अगर आपकी जो है रिसीट 10 मिलियन की है तो आपने कमाया 22 मिलियन है, तो आपको 10 मिलियन तो मिल गया, लेकिन जो रिमेनिंग 12 है वो सही है सर। तो एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट इनकम, अब यार आपको पता है अकाउंटिंग में हम एंट्री बनाते हैं बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जब हम बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करते हैं ना अकाउंटिंग में मेरा बच्चा, तब क्या होता है? तब होता ये है कि हम उस इनकम को अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, सही है, प्रॉफिट में। लेकिन टैक्स वाला नहीं मान रहा, बोल रहा जो रिसीट हुआ है मेरे हिसाब से वही इनकम में पढ़ते हैं। While commission receipt exceeds commission income by 15 million under tax laws, both are taxable on receipt basis। तो इसने कहा देखो तुम्हारी इनकम 22 हुई है, मिले 10 है, तो मेरे हिसाब से 10 की इनकम है, जो 12 तुमने इजाफी डाला हुआ है इसको हटा। सही है। फिर आगे है कमीशन। आपने कहा मैंने कमाई 10 है जो है, लेकिन मिली 25 है, तो इससे कह रहा है भैया मैं जो मिल गई उसको मानता हूँ, 25 को मानूंगा इनकम। तो तुमने तो 10 इनकम शो की इस प्रॉफिट में, तो इसने बाकी क्या किया, इसने 15 को तुमसे और ऐड करवा दिया। क्या मैं क्लियर हूँ? यस सर, सी। फिर आते हैं, out of total donation of rupees 5 million only 60% are allowable in tax। जो टोटल डोनेशन है 5 मिलियन की, उसमें से सिर्फ 7% टैक्स के लिए अलाउड है। इसका मतलब 40% अलाउड नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, 5 का 40% टू इधर ले लिया और इसका इम्पैक्ट 7 के हाथ ही आपने रिकॉन में भी डाल देना है, परमानेंटली डिसअलाउड। 5 का 40% टू और उसका 30% 0.6 जो कि हमने पढ़ा हुआ है। कुल मिला के 6 चीजें आती हैं, उसके ऊपर मैं आऊंगा। ठीक है सर। फिर आगे आते हैं, एक एक एडजस्टमेंट करते करते मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फिर आगे ये आपको समझ में आ गया कि टू अलाउ डेवलपमेंट कॉस्ट रुपीज 25 मिलियन इनकर्ड इन 2021 हैज बीन एक्सपेंस आउट अंडर टैक्स वाले भैया। डेवलपमेंट कॉस्ट अमोर्टाइज एट द रेट ऑफ 28% पर एनम आरबीएम। सही है सर। डेवलपमेंट कॉस्ट हमने पूरी 25 की एक्सपेंस आउट कर दी होगी, प्रॉफिट में आने से पहले इसने ऐड करवाई, इसे सिर्फ 8 7 को अलाउ किया। सही है सर। इसका मतलब 18 को इसने अलाउ नहीं किया।
फिर कह रहा है CWIP एज एट 31 दिसंबर 2021 इंक्लूड्स BC बोरिंग कॉस्ट ऑफ ₹8 million incurred in 21 बोरिंग इन द ईयर सर हमने 8 मिलियन को कैपिटलाइज किया, जैसे हमने पढ़ा इसे नहीं मानता, बोरिंग कॉस्ट को हमने 8 को माइनस कर दिया। अब इन सब के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, आपको याद होगा डेफर्ड टैक्स कैसे आता है। फिर कहता है ऑन 1 जनवरी 2021, अच्छा ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ जो क्लास में हमने स्टेट टैक्स रीडिंग में पढ़ा था कि आपको डेफर्ड टैक्स डिविडेंड के लिए रखना है या कैपिटल गेन के लिए रखना है, उसके हिसाब से रिकॉर्ड करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको क्लियर होगा। सही है सर, क्या आपको वो नहीं पढ़ा नहीं है, अगर किसी को क्लियर है तो मुझसे पूछ, लेकिन हमने क्लास में जब स्टडी टेक्स्ट मैंने पढ़ाई थी IS 12 की, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपके पास है, तो आपको आपको पास मैंने उसको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। क्या कह रहा है, एसएल acquired shares in Funny for ₹70. The investment in FL was subsequently measured at fair value through P&L. During the year, SL received ₹4 billion as dividend. A gain of ₹10 million was recognized as fair value adjustment under tax वाले भैया। Capital gain is taxable at 15% at the time of sale, while dividend receivable is taxable at 10%. सही है सर। The intention of asset holding investment is FL to take benefit in form of capital gain. सही है सर, इसने कहा हमारा जो मकसद है वो कैपिटल गेन का है। ये आपको याद होगा वही वाली क्लास जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। अगर ये कहते हैं ना डिविडेंड का है, तो हम इसके डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए हम इसका कैपिटल गेन को देखें। कैपिटल गेन हमें मिला नहीं है, तो हमने कहा टैक्स वाले तो इसको मानते नहीं है। सही है सर, बेचने के टाइम पे। सही है सर, तो हमने कहा अगर कैपिटल गेन हमें मिला नहीं है, टैक्स वाले नहीं मानते, तो हमने इनकम में तो शो किया है, P&L मॉडल है, 10 को माइनस कर दिया। डिविडेंड सेपरेट इनकम है 4 की, इसको भी कर दिया माइनस। कौन सी नस, माई वाली नस। फिर हमने कहा 22 आ गई, 122। सही है। अच्छा फिर लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाऊंगा। अच्छा डेफर टैक्स में आगे समझाऊंगा। फिर कह रहा है डेफर टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस फॉर ऐसे लिखा था दिसंबर 2020 पे ये थी 12। सही है, इसने बड़ा तेज किया। मैंने इसके कमेंट में भी आई कि आपको कहा, मैंने कहा भैया ये तुम चालाकियां कर रहे हो, हरकतें सुधार लो अपनी। क्या अभी बताऊंगा। फिर आते हैं सर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनयूज असेस टैक्स लॉसेस वर ₹50 million टिल 31 दिसंबर 2020। हाउएवर डेफर्ड टैक्स एसेट वाज रिकॉग्नाइज्ड ओनली टू 12 million ड्यू टू, अब सर सुनिएगा, पिछले सालों के 50 तक के टोटल लॉसेस थे, लेकिन हमने डेफर टैक्स उसके ऊपर सिर्फ 12 का, मतलब 50 का बाब नहीं, हमने 40 मिलियन का 30% 12 का रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि हमें लगता था फ्यूचर के ईयर में हम 40 मिलियन से ज्यादा का प्रॉफिट देखें ना। लॉस क्या होता है, फ्यूचर में प्रॉफिट से एडजस्ट होता है। तो हमने पिछले सालों, हमने इसके ऊपर, अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी वर्कशॉप की क्लास देखी होगी या उसके जो है हमने क्लासों में देखा होगा, मैं कहता अब जब लॉस आता है ना, लॉस वर्कशॉप वाली नहीं देखी तो वर्कशॉप वाली में देखा, हमने इस लॉस को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। भले भगा भगा के देख लेना अगर नहीं देखी तो जो लॉस आता है, लॉस आता है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उस साल हम उसके ऊपर डेफर टैक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो उस साल वो हमारी रिकॉर्ड में आ जाता है लॉस, जिसके ऊपर हमने डेफर टैक्स की। जिस साल मुझे, जैसे पिछले साल ये 40 मिलियन रिकॉर्ड में आया होगा 12 का। सही है ना, कि 12 की वजह से नेगेटिव, ये आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। कुछ बच्चों ने सवाल देखा है स्टेट टैक्स का एप्रिकॉट वाला, उसके अंदर असेस लॉसेस वाली जो बात की हुई थी, डायरेक्ट टैक्स टोटल टैक्स लायबिलिटी से माइनस किया था। सर उसको इग्नोर कर दें अभी इस वक्त। वो असेस टैक्स लॉस का उसका मतलब लिया गया था कि ये रेट लगा हुआ है। अब आपने अज्यूम करना है जो टैक्स लॉस होगा वो हमेशा प्रॉफिट में से ही माइनस होगा। ये तो होगा प्रॉफिट में से माइनस। फिर मैं आगे आया, ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी। अब हमने सर देखें पिछले साल 50 के लॉस थे, हमने कहा 40 के ऊपर डेफर टैक्स लगाएंगे, हमें लगता था 10 के ऊपर कभी हमें बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। कभी जब नहीं मिला तो हमने कहा हमने नहीं किया। सही है जी, तो हमने 40 के ऊपर पिछले सालों में डेफर टैक्स एसेट रिकॉर्ड किया होगा अपने पास। डेफर टैक्स की वर्किंग में ऐसे यहाँ पे एसेट पे लेकर आए होंगे, और हमने डेफर टैक्स एसेट 40 को नेगेटिव लेकर रिकॉर्ड कर दिया होगा, ऐसा। सही है, लेकिन 10 के ऊपर नहीं किया हुआ था। ठीक है जी, अब आगे आता हूँ। ये हो गया, तो अब हमने कहा इस साल हम, क्योंकि प्रॉफिट आ गया 122 का, तो अब हम पूरे 50 का लॉस अपने पास हम पूरे 50 का लॉस वो कर सकते हैं। तो हमने पूरे 50 का अपने पास लॉस वो कर लिया। ठीक है सर, एडजस्ट कर लिया पूरे 50 का लॉस। तो 122 में से 50 माइनस किया, 72 आ गया। अब 72 पे हमने कहा इस 72 के ऊपर जब आपने लगाई 30%, तो ये बन के आ गया 21.6। और जो आपके पास चार्ट था डिविडेंड, उसके ऊपर उसने कहा था 10% टैक्स है, ये आ गया 0.4। यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक क्लियर हो तो घरों में एक दफा मेरी खातिर कह दो CC। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया करंट टैक्स। अब आपको सर ने बार बार बताया है, बार हाँ बताया है कि सर आप डेफर्ड टैक्स में जो चीजें करंट टैक्स में आई है वही डेफर्ड टैक्स में आएंगी, जो चीजें करंट टैक्स में आई हैं वही जो डेफर्ड टैक्स में आएंगी। सही है सर, तब आपको पहले से लग रहा है पीपी से आएगा, दूसरे से लग रहा है इंटरेस्ट इनकम कमीशन रिसीवेबल आएगा, डेवलपमेंट आएगा, CWIP आएगा, कैपिटल गेन वाली चीज आएगी। अब देखिए सर, इसमें जो आसान है ना, लो हैंगिंग फ्रूट, उनको पहले करते हैं। डेवलपमेंट इसमें आसान है। हम 25 का एक्सपेंस मान रहे थे, उसने 7 का दिया, उसने 18 का कहा मैं बाद में दूंगा। ठीक है, तो हमने कहा अगर आप डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में आए
तो हमने कहा डेवलपमेंट कॉस्ट की टैक्स बेस 18 थी, कैसेट का केस है, कैरिंग अमाउंट 0 थी, 18 का आ गया इस पे, वो इन सब के ऊपर हमने 30% लगा दिया। 30 30 30 30 30। एक दफा तुम लोग भी कह दो 30, मददवार है कही रहे होगे तुम लोग आज। तो हमने कहा सर 18, 25 का 72% यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि वो है जिसको टैक्स वाले फ्यूचर में अलाउ करेंगे, उनके हिसाब से एक एसेट पड़ा हुआ है, हमारे हिसाब से एक्सपेंस था। सही इसी तरीके से CWIP तुम्हारे पास आसान था, 8 का वो क्या हमने कैपिटलाइज किया, वो नहीं मानता, इसके ऊपर 30 आ गया। ये पासिंग मार्क्स सबको होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट, ये दिमाग चले तुम्हारा, लो हैंगिंग फ्रूट, पहले इनको करो टारगेट टारगेट, ताकि तुम हो जाओ पास कामयाब, ठीक है सर। तो ये होता है पासिंग मार्क्स। अब आता है सर मुश्किल चीजों की तरफ आते हैं। मुश्किल चीजों में आ जाते हैं एक्सेस। अब आज सर वही तरीका जो किसने नारंगी ऑरेंज लिमिटेड में अप्लाई किया है, 18, 18 का इसने हमें दे दिया 2020 की डेफॉल्ट टैक्स लाइबिलिटी। तब हमने इसकी वजह से मैंने की इसकी रिवर्स वर्किंग आपकी मोहब्बत में आपकी सहायता में करके रखी है। ओपनिंग बैलेंस मैंने कहा अगर 18 है DTL, इसको मैंने रिवर्स वर्किंग किया, 18 डिवाइडेड बाई जब मैंने 30% किया तो इसने मुझे दे दिया 60। तो मैंने ये फिगर अज्यूम कर ली पिछले सालों की कि भाई ये कैरिंग अमाउंट सपोज करो 300 थी, तो ये हो गया आपका अल्लाह ने की देवे 240 60। फिर इसने कह दिया अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से 9 ज्यादा है, मैंने अब अज्यूम की फिगर 50 9 9 आ गया, मैंने कहा टोटल हो गया 69 का डिफरेंस यहाँ तक। अब ये जो चीज है ना रीवैल्यूएशन, देखिए सर इसने कहा टैक्स वाला रीवैल्यूएशन को नहीं मानता, हमने इस साल एसेट के ऊपर रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड किया है, उसको सरप्लस से ऑफसेट किया, एंट्री बनाई रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, क्योंकि पहले सरप्लस आया हुआ था, और पीपी क्रेडिट 6 का। तो ये 244 81 63 का डिफरेंस आ गया नेट। ठीक है जी, 63 का जब डिफरेंस आया नेट, तो आपने ये ले लिया 63, इसके ऊपर 30% लगा दिया। अब इंटरेस्ट इनके ऊपर आता हूँ, इसकी भी मैंने एक वर्किंग की हुई है आपकी सहायता के लिए। इसने हमें बताया हुआ इंटरेस्ट इनकम की, अगर आप सवाल को गौर से पढ़ो, क्या करो गौर से पढ़ो, सही है, अगर आप सवाल को गौर से पढ़ो तो इंटरेस्ट इनकम इसने हमें बताई हुई है कि भैया जी 3 की है, कितने की है इंटरेस्ट रिसीवेबल पिछले साल, इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 3 की है, वही मैंने ग्रॉस किया और मैंने निकाल ली 3 का 30% 10, कैरिंग अमाउंट 10, टैक्स पे 0, 10 आ गया 3। अब इसने कहा इस दफा की जो इंटरेस्ट रिसीट है, इनकम है, वो रिसीट से 12 से ज्यादा है, मतलब अगर रिसीट 10 हुए तो इनकम 22 की है, रिसीट 10 हुए तो इनकम कितने की है, 22। तो हमने कहा ठीक है। तो अब मैंने क्या किया भैया, तो मैंने कहा 12 का इस दफा मतलब है रिसीवेबल ज्यादा बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले में ना, क्योंकि 12 का डिफरेंस है तो ये 22 आ गया। इसका आप पता है कैडिंग अमाउंट होगी टैक्स वाले के हिसाब से, तो रिसीवेबल है ही नहीं, मानता ही नहीं 22, ये आ गया 22, इसका मैंने निकाल दिया 22। अब आ जाओ कमीशन इनकम, पिछले साल इसने बताया हुआ था कि 9 की लाइबिलिटी है, कितने की लाइबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स एसेट है, सॉरी 9 का, कहाँ है ये बताएं, ये देखें सर ये मुस्कुरा रहा है 9 का, ठीक है। अब जो ये 9 का है, मैंने कहा इसकी भी वर्किंग वैसी ही की मैंने, अनअर्न्ड कमीशन कमीशन इनकम की 9 का था, इसका 30% बना 30 30। अभी मुझे अनअर्न्ड कमीशन पिछले साल 30 की थी, इस दफा कह रहा है जो कमीशन रिसीट है वो कमीशन इनकम से 15 ज्यादा है, तभी तो आपने इनकम में ऐड करवाया ना। तो हमने कहा इस दफा ये लाइबिलिटी जो पिछले साल 30 की अनअर्न्ड कमीशन थी, इस दफा 15 से और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 45 की। ये कितने से होगी, क्योंकि सर देखे ना अनअर्न्ड लाइबिलिटी है, इस दफा अगर हमने 10 कमाए तो लोगों ने हमें 25 दिए, तो 15 इजाफी दे दी ना, तो 15 भी अनंत हो गए, तो इस दफा ऐड हो गए, ओपनिंग हमने निकाल लिया 30 45। और इस 45 के ऊपर मैंने क्या किया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस 45 के ऊपर मैंने लगा लिया 30%, ठीक है। अब बताओ इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट को गौर से देखें तो आप लोग कर सकते हैं, कोई हमने किया हुआ है पहले भी ऐसा। सर इन्वेस्टमेंट कितनी थी मेरे पास, खरीदी मैंने 70 की थी, अकाउंटिंग के हिसाब से 10 का, आपको याद होगा मैंने आपको इस 12 में बताया था, वर्कशॉप में भी फिर से बताया था, क्या बताया था कि टैक्स वाले बाबू फेयर वैल्यू गेन IS 40 का हो चाहे 21 का हो, तो किसी को भी नहीं मानते। तो ये बात सर की बताई हुई थी, हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट 80 की हो गई, उसके हिसाब से हो गई टैक्स के हिसाब से 70 की 10 का। अब फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, सर अगर ये कहता था फ्यूचर में हमारा इरादा इससे डिविडेंड कमाने का है, कैपिटल गेन का नहीं है, डिविडेंड कमाने का है, तो मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लगाता 10% का। तो जिसने कहा कि हमारा इरादा है कैपिटल गेन का, जो इरादा हो, ये मैंने आपको ये 12 की स्टडी टैक्स वाली रीडिंग क्लास में आई कंसल्टेशन की पहली दूसरी किसी एक टॉपिक की पहली दूसरी क्लास में आपके पास मौजूद होगा स्टडी टैक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट, नहीं है तो मुझे बताओ, ताकि मैं एक दफा कोई चीज तो मैं स्टडी टैक्स की भी समझ दे दूँ उसकी। 15%, तो ये 80 - 70 10 10 का 15%, 1.5 आ गया
सही है। अब देखो, चीजें डालते जाओ। तुमने सर कहा, यहाँ तक करने के बाद तुमने कहा सर मेरे पास त्रिकोण की क्या क्या चीजें आ गई, ये देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको डलवा दी थी, डिविडेंड रिड्यूस रेट आ गई, कैपिटल गेन रिड्यूस रेट आ गई, ठीक है सर। अब आता हूँ, ये तो आपने देखो साथ साथ त्रिकोण भी बन गई तुम्हारी चीजें। पासिंग मार्क्स अप्रोच। अब आता हूँ एक चीज ने बड़ी शरारत की। क्या शरारत की? बहुत तेज है दरिंदा ये। इसने कहा डेफर्ड टैक्स एसिड मैंने 12 का क्रिएट किया, मानता हूँ हाँ सर। और इसने कहा ये भी 12 की लाइबिलिटी थी। तो 12 का एसेट, 12 की लाइबिलिटी, 12 शून्य 12 जीरो है ना। तो इसने हमें ये कर दिया कि ताकि बच्चा आप जैसा जब देखे बोले अरे बाबा, सर ने तो कहा था बैलेंस शीट अप्रोच से लाइबिलिटी का बैलेंस आता है। इस दरिंदे ने तो इसी को उठा लिया, सर ने गलत पढ़ाया। नहीं बेटा, सर ने सही पढ़ाया। इसने किया गेम, इस शख्स ने किया गेम। 12 - 12 जीरो, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी 12 की दे दी, और लॉस के ऊपर एसिड भी 12 का, तो ओपनिंग बैलेंस आपका हो गया जीरो फॉर द ईयर। जब ओपनिंग बैलेंस जीरो था सॉरी, तो आपका जितना भी जो बैलेंस शीट ये जो फिगर आई थी इसकी 10.5, ये फॉर द ईयर में आ गया है ना सर। ये क्या आ गया फॉर द ईयर में? 10.5 सारे का सारा। अब आता हूँ सर ये 1.8 क्या है। अब मैं इसके पीछे की आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ। ये आपको पता भी है, लेकिन फिर से एक दफा बता देता हूँ। ये आई कि अपनी की शरारत आ जाए। अगर आप गौर से पढ़ें तो ये गौर से शख्स क्या कह रहा है? रीवैल्यूएशन लॉस रिकॉग्नाइज अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सर वाला प्लस 6 मिलियन। अब ये बात आपको पता है? तो सर नहीं पता ना, तो मुझे बतानी है मैं, ताकि फौरन से जजेस को नहीं पता उसे क्लियर कर दूं। सर जब भी मुझे सरप्लस आता है मैं एंट्री बनाता हूँ, पी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस। सपोज करो 6 का आया, उसी लम्हे में एक और एंट्री बनाता हूँ। क्या एक रूल आपको पता है कि जिसके अगेंस्ट सरप्लस आएगा, जिस जगह ये सरप्लस रिकॉर्ड होगा, गेन रिकॉर्ड होगा, उसी से उसका जो है डेफर्ड टैक्स भी इम्पैक्ट करेगा। सही है। तो हम दूसरी एंट्री बनाते हैं, ओसीआई डेबिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट 6 का। ये हमने एमसीक्यूज में भी देखा, 6 का कितने परसेंट? 30%, 1.8। सही है। जब सरप्लस आया होगा गए वक्तों में, तो सरप्लस क्रेडिट, ओसीआई भी तो नेट सरप्लस बैलेंस शीट में मुस्कुरा रहा था 4.2 का, है ना। अब हमने कहा इसी सरप्लस के अगेंस्ट, अब सुनना, जब ये सरप्लस रिवर्स होता है, जब ये सरप्लस रिवर्स होता है, सरप्लस जब होता है रिवर्स, तो हम क्या करते हैं, इसने जैसे यहाँ पे बताया एंट्री बनी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट पीपी क्रेडिट 6 से, तभी हमने इसका इफेक्ट डेफर्ड टैक्स में भी आपके सामने लिया। सही है। तो इस एंट्री को भी हम रिवर्स करते हैं। सर इस एंट्री को हम कैसे रिवर्स मार देते हैं? अब इधर देखो ना, इधर देखो मेरा बच्चा। एंट्री बनाते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, और आपका ओसीआई का इम्पैक्ट क्रेडिट। अब सुनना 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 बड़े गौर, सुनना। सर जब ये एंट्री बनी ना, ओ, जब ये एंट्री बनी 1.8, इसका मतलब है कि हमारी एक तो नॉर्मल लाइबिलिटी, जब ये जो ये आई है, जो ये अभी हमारी नॉर्मल लाइबिलिटी आई है, सॉरी मेरे बच्चों, छोड़ी छोड़ी थोड़ी, मेरा सबसे छोटा वाला जो पीस है वो आ गया था डिस्टर्ब। चलिए आ जाए। तो सर अच्छा मैं आपको समझा रहा था कि हाँ जी, ये सर ये 1.8 को जरा समझते हैं। इसके लिए मैंने आपको एंट्री बना दी है ना, आगे भैया ये एंट्री सुनना सुनना। जब तुमने एंट्री रिवर्स की ना, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 1.8 से कम होगी, उस टाइम तक ओसीआई में जाना चाहिए था, उस तो हुआ ये। सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी। अगर सपोज करो, लेट सपोज आप पीपी की वर्किंग से एंट्री रिवर्स नहीं करते, तो ये कितना होता? 69। और जब आप 69 के ऊपर, जब आप 69 के ऊपर मेरा बच्चा 69 के ऊपर लगाते 30%, तो आपका 69 के ऊपर 30% बनता 20.7, है ना जी? ऐसा ही बनता। हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा ही बनता, 20.7 कितना बनता? 20.7। 1 मिनट आप लोग भी कर लें, मैं भी कर लेता हूँ, तो अपन आपको 69 का 0.2 20%। हाँ 20। अब सर देखिएगा, अब जब आप 20.7 को यहाँ पर ऐड करते, तो आप इसमें जब ऐड कर लेते इजाफी 20.7 का, मतलब आपने देखे
18.9 हो गया, तो 1.8 और ऐड करते तो ये हो जाता 10.5 प्लस 1.8 आपका 12.3। सही है सर। जब आपका 12.3 बेसिकली ये पीएनएल में चार्ज होना चाहिए था, बट इस वक्त आपको ये आर्टिफिशियली क्यों कम नजर आया? क्योंकि सर इसके अंदर 18.9 में जब आप गए थे टीटीडी निकालने, तो इसने क्या कर दिया, इसने 6 से आपका रिवैल्यूएशन लॉस ने आपके पीपी को कम कर दिया। लेकिन उसूलन 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 ये अमाउंट 1.8 का, ये बेसिकली 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 ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे अलग से भी शो किया कि ये बेसिकली आपका आना चाहिए था, इसको ओसीआई से जाना चाहिए था, इसको तो पीएनएल से जाना ही चाहिए था। जब इसका पीएनएल का हिट हमने इम्पैक्ट निकालना है, इसका हमने इसीलिए जब हमने कहा जब हम इसको इग्नोर करके बात करते तो ये आ जाता 12.3, तो ये हो जाता 34.3। सही है सर जी। तो मैंने क्यों इसके पीछे लॉजिक समझना आ जाए, तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये तो मुझे बताओ सर। सरप्लस आता है, हम उसका इम्पैक्ट ओसीआई में लेकर जाते हैं, तो इसी तरह से जब सरप्लस रिवर्स होगा तो हमें ओसीआई को क्रेडिट करना पड़ेगा और अपना डीटीएल को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो 1 पॉइंट बेसिकली जो आपकी 10.5 की लाइबिलिटी कम हुई ना, तो इसको कम होने में हमने कहा 10.5 तक लाने में 1 जो का जो इम्पैक्ट है, अगर मुझे सरप्लस वाली बात नहीं होती तो आपकी लाइबिलिटी सर जी ये 20.7 डिफरेंस आता और लाइबिलिटी 12.3 होनी चाहिए थी टोटल। लेकिन इसकी वजह से फिलहाल शो हो गई 10.5। तो जब 1.8 का इम्पैक्ट ओसीआई की वजह से कम हुआ, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। जब हमको ओसीआई वाले इम्पैक्ट को अगर हटा दें तो हम बोलेंगे 10.5 लाइबिलिटी स्टिल 12.3 की है, और जब 12.3 की है तो हमने इसको 12.3 को यहाँ पर डाल दिया। सही है, 34.3 हो गया हमारा टोटल। सही है जी। तो ये टोटल हुआ, ये उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि जब भी ऐसा होगा, ये इसके लिए आपको एक जो सवाल अभी पिछले टाइम में हमने एक सवाल देखा था ना, क्या हुआ अभी जिसके अंदर फेयर वैल्यू ओसे वाली एडजस्टमेंट थी, उसके जैसे। अब आता है सर ये क्या है, लॉसेस नॉन स्टेटल कॉस्ट, बिल्कुल इसके ऊपर आते हैं। देखिए सर जो लॉस मैंने आपको कहा था ना, पिछले साल आ गया, उसी साल डेफर्ड टैक्स दे देगा। पिछले साल 40 का लॉस आया था, इस दफा हमने पूरे 50 को क्लेम कर दिया, तो वो 10 का लॉस ये था जो ना पिछले साल करंट टैक्स में क्लेम हुआ, डेफर्ड टैक्स में क्लेम हुआ, ना इस साल क्लेम हो, इस साल ये करंट टैक्स में डायरेक्ट आगे सामान टैक्स को कम कर दिया। तो ये 10 का लॉस वो है जो कि पिछले सालों में क्लेम ही नहीं हुआ, इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट। देखो जिसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट था ना, उसका इम्पैक्ट डेफर्ड टैक्स में आ गया। पिछले सालों में इस दफा हमने उसको रिकॉर्ड में शो किया, वो लॉस जिसको डेफर्ड टैक्स में पिछले साल था ही नहीं, इसीलिए हमने इसको अलग से लिया और इसने भी हमारी 10 से कम कुछ 40 के अंदर तो पिछले साल के डेफर्ड टैक्स में ले चुके हैं। ये जो ओपनिंग बैलेंस जीरो था ना, इसमें हम ले चुके हैं। जो रिमेनिंग है उसका इम्पैक्ट हमने नहीं लिया था, वो हमने लिया। तो ये हमारी इकोनॉमी आई। वो वीकली इस सवाल को देख लें, कोई मसला पूछे तो अंदर लॉस वाली एडजस्टमेंट अच्छी थी, डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस वाली एडजस्टमेंट अच्छी थी, कोई मसला हो ऐसे पूछें भाई हाथ बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ये पेपर निकाल दो। अल्लाह हाफिज।